आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस दो वर्ड से बना है, सोशल एंड जस्टिस। सोशल इज मोर लाइक सोसाइटी, सामाजिक, एंड जस्टिस मतलब न्याय, न्याय। तो सामाजिक तौर पे न्याय, सामाजिक तौर पे न्याय कैसे मिल सकता है, सोशल जस्टिस कैसे मिल सकता है, स्पेशली इंडिया के केस में जहाँ कास्ट बहुत प्रेवलेंट है, जहाँ आदमी औरत का बहुत भेद है, जहाँ पे जात के नाम पे बहुत ज़्यादा भेद है, वहाँ पे हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना, हर किसी को इक्वल रिस्पेक्ट मिलना सामाजिक तौर पे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है हम सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसके थ्रू सोशल जस्टिस प्रिवेल हो, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो पहले हम इन वर्ड को अलग अलग समझेंगे। सबसे पहले हम जस्टिस वर्ड समझेंगे कि जस्टिस क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये जस्टिस शब्द कितना पुराना है अपने आप में, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज जस्टिस, न्याय है क्या, जस्टिस होता क्या है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। इंडियन सोसाइटी में जो हमारे पुराने राजा होते थे उनके लिए जस्टिस का मतलब था धर्म को मेंटेन करना, कि हमारा धर्म जो है वो मेंटेन रहे, लोग तरीके से काम करें, तो ये सोशल ऑर्डर बना रहे, ये प्राइमरी ड्यूटी होती थी राजा की। चाइना के अंदर फिर आपका कन्फ्यूशियस आया, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स आए, उनके हिसाब से जस्टिस का मतलब था जो गलत कर रहा है उसको पनिशमेंट दो, जो सही कर रहा है उसको रिवॉर्ड दो। तो चाइना के हिसाब से जस्टिस का मतलब था गलत करने वाले को सजा और सही करने वाले को इनाम। यहाँ पे हिंदुस्तान में इसका मतलब था धर्म को मेंटेन करना। वहीं पे आप यूरोप साइड जाते हैं, एथेंस, ग्रीस, यहाँ पे आप जाते हैं तो प्लेटो ने भी अपनी एक बुक थी प्लेटो की द रिपब्लिक, उसके अंदर जस्टिस के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो आपको 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा कि प्लेटो की बुक का नाम क्या है जिसके अंदर उन्होंने जस्टिस के बारे में बात की है। बुक का नाम है द रिपब्लिक। उसके बाद आज एक सोक्रेटिस थे हमारे यूरोप में, ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर, ही वॉज अ पॉलिटिशियन। तो सोक्रेटिस जो थे और उनके फ्रेंड्स ग्लूकन और एडिमेंटस और प्लेटस, उनके वो प्लेटो जो थे उनके डिसाइपल थे, इन सब के पीछे बहस चल रही थी। तो सोक्रेटिस बोलते हैं कि हमें जस्टफुल होने की ज़रूरत क्या है, हमें जो है हर चीज़ में न्याय के हिसाब से काम करने की ज़रूरत क्या है। हम लोग लालची भी हो सकते हैं, हम लोग गलत काम भी कर सकते हैं, और आज की डेट में देखा जाए तो जो गलत कर रहा है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है एज़ कम्पेयर टू जो सही कर रहा है। ऐसी बातें आप आज की डेट में भी सुनते होंगे अपने माँ बाप से भी, कि गलत करके लोग ज़्यादा खुश हैं एज़ कम्पेयर टू वो सही करके खुश हों। तो यहाँ पे बहुत बड़ा इशू आ जाता है कि सही जस्ट होना, न्यायपूर्वक होना, सही होना क्या वाकई में सही है, या फिर आप चोरी करके, लालच दिखा के, अपना फायदा सोच के भी सही कर सकते हो, दोनों में से क्या चीज़ बेटर है, लालची होना या सबके लिए इक्वल होना। तो इन्होंने बोला कि हाँ, भले ही शॉर्ट टर्म में लोगों का फ़ायदा होता हो, लालची होके किसी का गलत करके हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में लोगों का फ़ायदा हो, बट अगर हर कोई ही लालची होना लगेगा, हर कोई एक दूसरे का नुकसान करने लगेगा, तो ये लॉन्ग रन में बड़ा खतरनाक हो जाएगा, हर कोई इनसिक्योर हो जाएगा, कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, और सोसाइटी एट लार्ज को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस बात पे सोक्रेटिस ने क्लियरली डिफाइन किया था कि जस्ट होने के लिए, सब जगह पे न्याय इक्वल होने के लिए, लोगों को सिक्योर फीलिंग देने के लिए जस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्टिस का मतलब, लास्ट लाइन पे हूँ मैं, लास्ट 3-4 लाइनों पे इस पेज की, जस्टिस होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अपने दोस्तों के साथ अच्छा करो और अपने दुश्मनों के साथ गलत करो। रादर जस्टिस होने का मतलब है, जस्ट होने का मतलब है कि आप हर किसी के लिए अच्छा सोचो, हर किसी की भलाई का सोचो, चाहे वो आपका दुश्मन है, चाहे वो आपका दोस्त है, आपको सबकी भलाई का सोचना है, आपको सिर्फ अपने दोस्तों की भलाई के बारे में नहीं सोचना है। तो जैसे सरकार है, तो सरकार सिर्फ अपने फेवरेट पीपल के लिए काम ना करे, सरकार सबके लिए काम करे। तो वेलबींग ऑफ एवरी वन इज कॉल्ड जस्टिस। इतना समझ में आया? जस्टिस का मतलब है हर वो इंसान जिसको जो चीज़ डिजर्विंग है, जो जिस चीज़ को डिजर्व करता है, उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए। पर हमारा जो है, प्लेटो की जो डेफिनेशन थी जस्टिस की, वक्त के साथ साथ बदलती जा रही है। अकॉर्डिंग टू जर्मन फिलोसोफर इमानुअल कांत, हर इंसान की अपनी डिग्निटी होती है, हर इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और अगर हर इंसान को उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट दी जाए, उसे मौका दिया जाए समाज में आगे बढ़ने का, तो वो आगे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। तो जस्टिस का मतलब है हर वो इंसान को वो चीज़ मिले जिसके वो लायक है, जो वो डिजर्व करता है, जो सबको इक्वल रख के इक्वल चीज़ें मिलनी चाहिए।
जितना हक आपका है उतना ही हक मेरा होना चाहिए, उतना ही हक किसी और का होना चाहिए। ये नहीं कि पूनम की शक्ल ज़्यादा अच्छी है तो उसको ज़्यादा हक मिल जाएगा और किसी और की शक्ल अच्छी नहीं है तो उसको कम हक मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर किसी के हक बराबर होने चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि वो कौन सी स्टाटा से बिलोंग करते हैं। इतना समझ में आया? एक बार पढ़ो, कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। ये आपको दिख रहा है? इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, इसके ऊपर लिख लेना प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, और ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, ठीक है। तो आपके जो है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस हैं कि आप किन किन प्रिंसिपल्स द्वारा जस्टिस को, न्याय को फैला सकते हो, समाज में कैसे बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल का मतलब है जैसे आपके हाथ पैर नाक टांग आंखें सब पूरा है, बराबर है, एक आम आदमी इंसान जैसा है, मेरे पास भी सेम हमारे जो है प्रॉपर सारे ऑर्गन्स हैं। तो हर कोई इंसान जो सेम लेवल पे है, सेम सोशल लेवल पे है, सेम फिजिकल लेवल पे है, सेम आपका जो है सेक्स बेसिस पे है, उनको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल को इक्वली ही ट्रीट करो, ठीक है। तो जितने भी आदमी हैं उनको एक जैसा ट्रीटमेंट, जितनी वुमेन है अगर सेक्स के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे उनके साथ इल ट्रीट हो रहा है तो उनको अलग ट्रीट करो, ठीक है। अगर सेम ट्रीटमेंट है, सेम लेवल पे उनको मतलब देखा जाता है कि हाँ जी सब कुछ बराबर है, तो सेम इक्वल ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, इसको रीड करो वेदिका। तो जस्टिस का, जस्टिस सेज कि हर किसी को इक्वल कंसिडरेशन मिलना चाहिए, हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो इसके अंदर सबसे पहला प्रिंसिपल होता है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल। एज ह्यूमन बीइंग हम सब में कुछ ना कुछ चीज़ें सेम हैं, हम सबके जो हैं फीचर्स एंड फिजिकल अपीयरेंसेस सेम हैं। तो इसकी चीज़ के आधार पे लोगों के कुछ राइट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए, जिसके अंदर आपके सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आते हैं। सिविल राइट के अंदर आता है राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ये सब आपको हर इंसान को हक मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो। इसके अलावा पॉलिटिकल राइट होते हैं, जैसे राइट टू वोट हो गया, राइट टू स्टैंड इन इलेक्शंस, ये सब चीज़ें आपको हर किसी को मिलनी चाहिए। इसके अलावा इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरीवन या इक्वल ट्रीटमेंट टू इक्वल का ये भी मतलब है कि किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर वेदिका उतना ही काम कर रही है और मैं भी उतना ही काम कर रही हूँ तो हमें इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि वेदिका छोटी है तो उसे कम सैलरी दे दो, पूनम बड़ी है तो उसको ज़्यादा सैलरी दे दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सेम काम के लिए सेम सैलरीज मिलनी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका इक्वल ट्रीटिंग इक्वल इक्वली। इसमें 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आपके सिविल राइट्स होने चाहिए, दूसरा आपके पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, आपको जो है अगर फिजिकली सारे ह्यूमन करेक्टरिस्टिक सेम है तो सेम ट्रीटमेंट मिलने के वो अधिकारी हैं। एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आपका होना चाहिए इक्वल सैलरी वाला, कि किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए क्लास कास्ट रेस और जेंडर के बेसिस पे। इसकी कहोगे तो मैं फोटोज भेज दूंगी आपको इस चैप्टर की, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, वैसे वैसे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट, प्रोपोर्शनेट जस्टिस। हाँ जी, राइट। एटलीस्ट 2-3 पॉइंट्स इन ईच, आपका जो सब पॉइंट है मेन पॉइंट के अंदर 2-3 सब पॉइंट्स आने चाहिए ऐसे। एग्जाम्पल लिखोगे तो इफेक्ट अच्छा आएगा। देन प्रोपोर्शनेट जस्टिस है, इसको पढ़ो सिफत। तो आपने सबसे पहले तो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जो हैं हर इंसान को इक्वली दे दिए। अब उसके बाद बात आती है, जब हर इंसान को सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इक्वली मिल गए हैं, आप हर बार हर किसी को इक्वली भी ट्रीट नहीं कर सकते हो। तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल कोट किया है, जैसे क्लास की बात आ गई, वेदिका ने कम पढ़ाई करी, सिफत ने ज़्यादा पढ़ाई करी, पर मैं मार्क्स अगर दोनों को इक्वल दे रही हूँ तो इसका क्या इफेक्ट आएगा? ठीक है, जो बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है वो मेहनत करना छोड़ देगा, कहेगा कि मेरे मार्क्स तो उतने ही आने हैं, ठीक है। और जो बच्चा कम पढ़ रहा है वो और पढ़ना छोड़ देगा, उसे पता है कि मेरे मार्क्स तो ज़्यादा आने ही है, ठीक है। 60 वाला बच्चा मेहनत करना छोड़ देगा क्योंकि उसे पता है 75 आने ही है, और 90 वाला बच्चा मेहनत करना छोड़ देगा क्योंकि उसे पता है कितनी मेहनत कर ले 75 ही आने हैं। इक्वल दे रही है टीचर मार्क्स,
राइट ना। तो आप प्रोपोर्शनेट जस्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। आप हर किसी को इक्वल भी हर वक्त ट्रीट नहीं कर सकते हो। तो इट इज़ नॉट द ओनली प्रिंसिपल कि सबको हमेशा ही हर वक्त ही इक्वल ट्रीट करना है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेट जस्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को उनकी एबिलिटी के हिसाब से, लोगों के उनके स्किल के हिसाब से, लोगों के उनके एफर्ट के हिसाब से भी रिवॉर्ड करना चाहिए। तो कुछ आपकी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो ज़्यादा एफर्ट मांगती हैं, ज़्यादा स्किल मांगती हैं, ज़्यादा डेंजरस होती हैं, उस हिसाब से उनको ज़्यादा पे आउट भी मिलना चाहिए। मेरी बुक गिर गई, एक सेकेंड होल्ड करना। उस हिसाब से उनको पे आउट भी ज़्यादा मिलना चाहिए। जैसे कि अब आप मुझे बताओ, एक ऑफिस जाने वाले बंदे का काम ज़्यादा डेंजरस है या फिर एक माइनिंग के अंदर, ठीक है, माइनिंग करने वाले बंदे का काम ज़्यादा सीरियस है? माइनिंग करने वाले बंदे का काम ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा एफर्ट लेता है, ज़्यादा स्किल्स लेता है मेंटल फिजिकली। बट सैलरी क्या होता है, सैलरी जो है उस माइनिंग करने वाले को कम मिलती है, उस ऑफिस में बैठने वाले को ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ प्रोपोर्शनेट जस्टिस नहीं हो रहा है। प्रोपोर्शनेट जस्टिस का मतलब है जहाँ पे आपके एफर्ट, स्किल, डेंजर ज़्यादा हो, वहाँ ज़्यादा पे आउट मिलना चाहिए। इतना समझ में आया? नेक्स्ट हमारा होता है रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। तो सबसे पहले हमने बात कर ली कि सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। फिर प्रोपोर्शनेट जस्टिस में हमने बात कर ली कि जो ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, जो ज़्यादा स्किल्स यूज़ कर रहा है अपने, उसको उस हिसाब से रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तीसरी बात आती है, अगर कोई स्पेशल नीड वाला बंदा है, जैसे कोई SC ST है जिसके साथ पहले बहुत गलत हो चुका है, कोई फिजिकली हैंडीकैप है, कोई वुमेन सेक्शन से बिलोंग करता है जो पहले बहुत दबती आई है, उनको थोड़ा सा स्पेशल टेक केयर मिलना चाहिए। दैट इज द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसको रीड करेंगे। फिर आपका थर्ड पॉइंट है रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। तो इसके अंदर जिन लोगों की स्पेशल नीड्स हैं, जिनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट की जिनको रिक्वायरमेंट है, जिनके साथ सामाजिक तौर पे या फिर जो है आपका आर्थिक तौर पे किसी तरीके की प्रॉब्लम है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो इसमें आप सोशल जस्टिस को प्रमोट कर सकते हो। इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लोगों की स्पेशल नीड्स हैं, उनको एक थोड़ा सा अगर आप लेवरेज दे दें, थोड़ा सा उनको सपोर्ट दे दें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दैट डजंट मीन कि आप उनको बहुत ही अलग कर दें, बिल्कुल ही अलग रखें, नहीं। बट उनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है। जो लोग स्पेशल नीड्स के होते हैं, डिसेबिलिटी के होते हैं, वो अपने आप में यूनिक होते हैं और उनको थोड़ी सी स्पेशल हेल्प चाहिए होती है। तो ये लोग स्पेशल नीड वाले कौन कौन हो सकते हैं? इनकी फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, इनका एज का प्रॉब्लम, बूढ़े हो सकते हैं, वरिष्ठ नागरिक, इनके पास अच्छी एजुकेशन नहीं हो सकती, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो सकते हैं, हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ वाइज अगेन इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो सकते हैं, और इंडिया जैसी कंट्री के अंदर कास्ट के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करने वाले लोग हो सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, इनको बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक लाइफ की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी तरह से नहीं मिलती है, डिप्राइव रहते हैं उन चीज़ों से। और अगर हम उनको ये कहें कि कॉम्पीट करो एक आम नागरिक से जिसको सब कुछ मिल रहा है, तो ये अनजस्ट होगा। एक इंसान जिसको ना तो ढंग से पढ़ाई मिल रही है, ना हेल्थ मिल रहा है, ना सोसाइटी में स्टेटस ढंग से मिल रहा है, और उसको जो है कुछ भी ढंग से नहीं मिल रहा, और हम उसे कंपटीशन अरीना में उतार दें उस इंसान के साथ जो हर चीज को पाके बैठा हुआ है, जिसके पास हर कंफर्ट है, तो ये सही नहीं होगा। तो जिन लोगों की स्पेशल नीड्स हैं, ठीक है, हमारे इंडिया के केस में तो खास करके ये जो पढ़ाई की प्रॉब्लम है, लोगों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाती, अच्छी हेल्थ केयर नहीं मिल पाती, इसके साथ साथ गरीबी और उनकी जात, ये भी कंबाइंड है। एक पिछड़ी जात का इंसान गरीब भी मिलेगा, ठीक है, उसको अच्छी पढ़ाई भी नहीं मिलेगी, अच्छी हेल्थ भी नहीं मिलेगी, सब चीज़ें मिक्स होकर उसको और पीछे कर देती हैं, और ज़्यादा पिछड़ा हुआ कर देती है। तो ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हिंदुस्तान के संविधान ने रिजर्वेशन का सिस्टम निकाला है, जो कि पढ़ाई में और गवर्नमेंट जॉब में दोनों में दिया जाता है SC STs को, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को। तो हमारे तीन प्रिंसिपल हैं जस्टिस के: ट्रीटिंग इक्वल इक्वली, देन आपका प्रोपोर्शनेट जस्टिस एंड रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। इन तीनों को आप अच्छे से करेंगे, ये आपका 6 मार्क का एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको एक वर्ड का मीनिंग बताना भूल गई थी, इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन सोसाइटी वाला जो लाइन था आपका रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड, उसके अंदर यही था कि अगर समाज के अंदर जो है देयर आर सर्टन सेट ऑफ पीपल जिनको हम कोई बेसिक नेसेसिटी नहीं दे रहे हैं, ना बेसिक एजुकेशन दे रहे हैं, ना हेल्थ केयर दे रहे हैं, ना उनको इकोनॉमिकली हम जो है इक्वल ट्रीट कर रहे हैं, और हम उनको कंपटीशन में अगर खड़ा कर दें उन लोगों के साथ जिनको हर चीज़ कंफर्ट वगैरह, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ बड़ी आसानी से मिला है, तो ये एक
प्रॉपर जो है जस्ट सोसाइटी को, इक्वल सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये इगैलिटेरियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। इगैलिटेरियन सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहाँ पे हर व्यक्ति जन के बारे में ध्यान दिया जाता है, जहाँ पे लोग मिल के आगे बढ़ते हैं। ये वैसी सोसाइटी नहीं बनेगी। अब हम आते हैं जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। हर किसी को बस इक्वल इक्वल बोल देने से इक्वालिटी प्रिवेल नहीं होती है। सोशल जस्टिस कहता है कि हमारे देश के जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको भी इक्वली बांटा जाए लोगों के अंदर। हर किसी को जो है बेसिक लेवल पे हर चीज़ सबको सेम मिलनी चाहिए, पढ़ाई सबको सेम मिलनी चाहिए, सबको जो है एजुकेशन सेम मिलनी चाहिए, हेल्थ केयर सेम मिलनी चाहिए, सब लोगों को ट्रीटमेंट सेम मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ लोगों को हम छूत अछूत बोल रहे हैं। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि जमींदारी सिस्टम के अंदर क्या होता है, कुछ लोगों के पास बहुत ज़मीन हो गई थी और बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन नहीं थी। तो वो सब चीज़ें जो है, जितने भी रिसोर्सेज हैं हिंदुस्तान के, वो बराबर से बंटने चाहिए। तो हमारे सोशल जस्टिस के अंदर क्या हुआ है कि देश के रिसोर्सेज को बांटने की, रीडिस्ट्रीब्यूट करने की बात करी गई है, ताकि हर इंसान के लिए इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या मतलब होता है, आपने भी पढ़ाई 12वीं तक कर रखी है, मैंने भी पढ़ाई 12वीं तक कर रखी है, अब इसके आगे किसको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ये मार्क्स पे डिपेंड करेगा। बट अगर मैं आपको पढ़ने का मौका ना दूं और सीधा आपको एग्जाम में बैठा दूं, और एक बच्चे को खूब पढ़ने का मौका मिल रहा है और वो एग्जाम में बैठ रहा है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ। हिंदुस्तान के अंदर प्राइवेट एंड पब्लिक का कॉन्सेप्ट है। प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में बेटर एजुकेशन मानी जाती है, बट वहाँ का एक्सेस सिर्फ उस इंसान को है जिसकी जेब में पैसा है। उसी को बराबर में कॉम्पीट करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोले गए हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं, ताकि वो इंसान को भी सब फैसिलिटीज मिल सके जिसकी जेब में पैसा नहीं है। तो उसी तरह से हर इंसान को समाज में भी इक्वालिटी मिले, इसके लिए हमने जो है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया, जो इंडिया के अंदर बहुत पुरानी चली हुई आ रही प्रथा थी। तो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने से वो हुआ कि जिन लोगों को आप इल ट्रीट करते थे, आपने वो ट्रीट करना इल ट्रीट करना बंद कर दिया। जिन लोगों को आप ऑफिस में, जॉब्स पे, मंदिरों में जाने से मना करते थे, अब हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई। देन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई। कई बार इस बात पे बहुत हो हल्ला मचता है कि रिजर्वेशन दे रहे हैं, बेकार है रिजर्वेशन, क्या रिजर्वेशन की जरूरत है। बट एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जब आप प्रोपोर्शनेट जस्टिस को पढ़ते हो और रिकग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स को पढ़ते हो, तो आप ज़्यादा बेटर जो है इस व्यू पॉइंट के साथ सपोर्ट कर पाते हो कि हाँ, थोड़ा रिजर्वेशन होना चाहिए। अब हम इसके बारे में फर्दर पढ़ेंगे जॉन रॉल की थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।